एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल का मतलब होता है जो उसके सराउंडिंग में, यानी सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है उसी को हम कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इकोलॉजी है वो एक ब्रांच है। ठीक है, किसकी ब्रांच है? सब्जेक्ट कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं, किसकी है? वो बायो की एक ब्रांच है। ठीक है ना, वो एक बायो की ब्रांच है। और वो किसके बारे में स्टडी करवा रही है हमें? इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स, क्लियर है? या ह्यूमन बींग्स हो चाहे अदर एनिमल्स हो, उन सब के साथ में आपस में कैसा इंटरेक्शन है, प्लस उन सब का वापस अपने ही एनवायरमेंट के लिए क्या है, इंटरेक्शन किस तरह का है, जिसे बोलते हैं फिजिकल या फिर अबायोटिक एनवायरमेंट। यानी जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं बैक्टीरिया कह सकते हैं, फंगस कहते हैं, इतने छोटे लेवल से। ठीक है ना, वहां से स्टार्ट करके हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया से स्टार्ट करें और यहाँ तक आ जाते हैं फिर जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, यानी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन सब के बीच में भी आपस में कनेक्शन होते हैं। प्लस वो सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं? वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट कैसा है? नॉन लिविंग है। और जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसे फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं हम, अबायोटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं उसको? उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग होते हैं उसे बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब वी कैन से इन डिफरेंट वर्ड्स दैट इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और we can say the ecology is a subject which study interaction among living things, any biotic, and between biotic and its abiotic environment we can change और we can update the definition। यानी कहने का मतलब है हम सब टर्म्स चेंज कर रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी उसको चेंज कर रहे हैं। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? दे आर बायोटिक पार्ट्स। कैसे पार्ट्स हैं वो? इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट है। प्लस वो क्या है? जो नॉन लिविंग है उसको हम बोलेंगे अबायोटिक पार्ट्स। यानी अबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलाकर क्या बनाता है? वो दोनों मिलाकर बना रहा है इको इकोसिस्टम। क्या बना रहा है? इकोसिस्टम। और जो हम स्टडी कर रहे हैं उस ब्रांच को, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। यानी इकोसिस्टम क्या है? एक इकोलॉजी का एक पार्ट है इकोसिस्टम। ठीक है ना। और नेक्स्ट, देयर आर 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स होगी उसके ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले होगा यूनिसेलुलर। क्या होगा वो? यूनिसेलुलर। देन उसके बाद मल्टी सेलुलर। देन वो बनाएगा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब लॉट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर भी क्या होगी? अलग डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन होगी। ठीक है, उन पॉपुलेशन को हम कम्युनिटीज बोलेंगे। क्या कहेंगे? कम्युनिटी। और जितनी भी कम्युनिटीज हैं पर्टिकुलर एरिया में, जितनी भी कम्युनिटीज रह रही है, उनको डायरेक्टली हम बोलते हैं बायोम्स। क्या बोलते हैं उनको? हम डायरेक्टली बोलते हैं बायोम्स। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट लेवल ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। यानी फर्स्ट कौन सा हुआ? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है फ्रॉम यूनिसेल्युलर से, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में, उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपके ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग भी। क्या है? मल्टी सेल्युलर लिविंग थिंग्स हैं, और उसमें मल्टी ऑर्गेनिज्म है हम लोग। मल्टी का मतलब हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बना है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो क्या है, टुगेदर वर्क कर रहे हैं, और हम लोग एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज बनती है, और डिफरेंट कम्युनिटीज पर्टिकुलर एरिया में रहती है। उस एरिया के अंदर के पूरे हिस्से को हम बोलते हैं बायोम्स। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. नेक्स्ट, No, sir. organism and its environment. Organism and its environment. So ecology at the organism level is essential physiological ecology. ठीक है, which try to understand how different organisms are adapted to the environment in terms of not only survival but also reproduction. तो अब मैं तुम्हें बहुत ही ध्यान से वापस समझा रहा हूँ, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। और वो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग्स है, वो कहाँ रहेगी? अपने सराउंडिंग में। यानी उसे कुछ भी चीज चाहिए, जैसे हमें फूड चाहिए, हमें खाना खाना है। ठीक है, तो हम फूड के लिए कहाँ जाएंगे? पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सर्च करेंगे फूड के लिए। ठीक है,
अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो क्या है, अगर वो हर्बीवोरस है तो वो ग्रास के लिए जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म है तो वो दूसरे दूसरे एनिमल्स के लिए जाएगा, या फिर दूसरे फूड के लिए जाएगा, यानी दे सर्चिंग फूड अराउंड देयर एरिया, अपने आसपास के एरिया के अंदर फूड को सर्च करेंगे। या फिर वॉट, ये तो बायोटिक हो गया, फूड अगर बायोटिक थिंग्स ले रहा है, कुछ खाने के लिए ले रहा है। लेकिन अगर उसे टू वांट टू ड्रिंक द वाटर, उसे पानी पीना है, तो उसके सराउंडिंग के एरिया से पानी मिलेगा उसे, तो वो अबायोटिक फैक्टर हो गया, यानी वो नॉन लिविंग है। एक लिविंग थिंग्स को किस पर डिपेंड है, डिपेंड होना पड़ता है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों पर डिपेंड होना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि इकोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी अमंग द लिविंग थिंग्स, एक दूसरे की मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी रहते हैं, ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म हो गया। प्लस वो किस पर डिपेंड करते हैं वापस, वो वापस से वो वापस किस पर डिपेंड करेंगे, दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करेंगे, और वो फैक्टर हो सकते हैं लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। अगर नॉन लिविंग पर डिपेंड करें तो अबायोटिक होंगे। अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे, अबायोटिक फैक्टर जैसे हो गए सनलाइट, जैसे प्लांट है, प्लांट किस पर डिपेंड रहते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, वो किस पर डिपेंड रहेंगे, वो रहेंगे सनलाइट पर, वहीं से उनको फूड बनेगा। तो अगर सनलाइट नहीं आएगी प्रॉपर उस एरिया में तो प्लांट कांट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लस अगर प्लांट को प्रॉपर वे में अगर रेनी वाटर नहीं मिलेगा, या फिर ड्रेनेज वाटर नहीं मिलेगा, मतलब सोइल से वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो दे कांट ग्रो। यानी एक बैलेंस कंडीशन में लिविंग थिंग्स को अबायोटिक, अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, यानी उसके सराउंडिंग एरिया से कोई भी लिविंग थिंग्स हो उन्हें बैलेंस फॉर्म में क्या चाहिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, जिनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है ना, अदर लैंग्वेज में न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसका मतलब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको उस पर्टिकुलर एरिया में लाइफ को सस्टेन करना है, जीवित रहना है उसको, तो वो किसी दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करेगा। और दूसरे फैक्टर कैसे होंगे, दो होंगे, बायोटिक प्लस अबायोटिक, दोनों पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर। अब अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हो गए, जो मेजर फैक्टर हैं, सबसे पहले सनलाइट हो गया, और दूसरा हो गया फूड, उसके बाद नेक्स्ट हो गया वाटर, ठीक है ना। तो ये सब फैक्टर मेजर में आते हैं, मेजर फैक्टर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म गेट अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब बहुत ही रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल दो टर्म्स नए आए यहाँ पर। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एडेप्टेबल का मतलब अब हम लोग हैं, वी आर लिविंग इन राजस्थान, ठीक है, दूसरे जगह से हैं, जैसे कोई ऐसे हिल स्टेशन में रह रहा है, कोई लोग हिमालय साइड में रह रहा है तो वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो है, कोई पोल की तरफ रह रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, तो वहां पर एडेप्टेशन देखो उन लोगों की, तो वहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो उन लोगों के जो जो बॉडी का एडेप्टेशन है हैबिचुअल है कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए, वो यहाँ पर इतना सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ सर्वाइव करेंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल होगा लिविंग थिंग्स को यहाँ पर सस्टेन करना, अपनी लाइफ को यहाँ पर रहना, ठीक है। प्लस कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पर्टिकुलर फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, उस पर ही वो क्या रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उनको एनवायरनमेंट के अंदर अगर उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा तो ही वो रिप्रोडक्शन होगा, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो ही तो उनके अंदर ऑफस्प्रिंग आएंगे नए, और वो लाइफ को सस्टेन रखेंगे। तो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी एक मेजर फैक्टर में से आता है, ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, सनलाइट भी आता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो कंट्रोल्ड फैक्टर हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं, वापस लिविंग थिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे अगर वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है और उनको रिप्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए थोड़ा सा, अगर वो नहीं मिलेगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर पाएगी पर्टिकुलर एरिया में। या फिर ज्यादा रेनी सीजन, ज्यादा फ्लोट आ गया वहां पर, या फिर कुछ भी चेंज आया वहां पर, हाई टेम्परेचर हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी एनवायरनमेंट का जो भी चेंजेज आएगा वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, लिविंग थिंग्स को, जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर सोचो बारिश ही नहीं हुई तो जो जो भी प्लांट है वो प्लांट लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बड़ा ही बायोम का हिस्सा हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर लॉन्ग टाइम तो बारिश नहीं हुई उस एरिया में। तो इसलिए कह सकते हैं हम इन इन अदर वर्ड कि द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कहने का मतलब हम बात करें तो अगर लिविंग थिंग्स को रहना है पर्टिकुलर एरिया में तो नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक फैक्टर वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, जिनकी उन्हें जरूरत है, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स उसके अंदर वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए खराब हो जाएगा। जैसे जैसे कटिंग ऑफ प्लांट की बात करें, प्लांट बहुत ज्यादा कट रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है एनवायरमेंट में, तो आज हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। यानी हम लोग बैलेंस फॉर्म में रख सकते हैं, यानी एनवायरमेंटल के जो भी रिसोर्स हैं उनको भी बैलेंस रखना होता है हमें, प्लस जो लिविंग थिंग्स हैं उन जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जितनी नीड है उतना ही वो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरमेंट में वो चीजें नहीं मिलेगी जो उनके नीड है, तो ऑटोमेटिकली
उनके जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी है या जो लाइफ में वो लिविंग के लिए जो एडेप्टेशन चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी एनवायरमेंट से। तो एनवायरमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर जो चेंज एनवायरमेंट में जो लिविंग थिंग्स की वजह से चेंज हुआ है, वहां पर लॉन्ग टाइम के लिए वो एनिमल्स रह नहीं पाएंगे, ज्यादा पॉपुलेशन एक जैसी पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो सब ये रीजन, जैसे डायनासोर है, बहुत सारे ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो अब है ही सर्वाइव ही नहीं कर रही है, मिल ही नहीं रहे वो। कुछ न कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं जिस कारण से कुछ जो होती है लिविंग स्पीसीज होती है वो एंडेंजर्ड हो जाती है। हम दूसरी तरफ नेक्स्ट फैक्टर को स्टडी करते हैं, उसमें है देखो उसमें क्या रहा है, ऑर्गेनिज्म गेट एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ब्रिंग अबाउट चेंज इन द एनवायरनमेंट लीडिंग टू द डिफरेंट सीजन्स। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बायोम्स सच एज डेजर्ट, ग्रासलैंड। ये बहुत ही अच्छी बात है जो समझनी जरूरी है हमें। कहने का मतलब रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, ये सब क्यों हो रही है कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सेस पे रोटेट होती है, जिस कारण से तुम्हें पता है विंटर आती है, समर आती है, तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज आता है, जिस कारण से जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं हर एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अभी जैसे राजस्थान में वो बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर हाई है, लेकिन अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाए तो वहाँ का टेम्परेचर अभी भी कोल्ड एरिया है, वहाँ पर जितना टेम्परेचर इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे अगर पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से चलें तो जिस हिसाब से एक्सेस चेंज होगी, अर्थ का रोटेशन चेंज होगा, वैसे वैसे वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, वहाँ का जो वेदर चेंज होगा, तो उसके हिसाब से जो चेंजेस आएंगे तो वो अफेक्ट किसको करेंगे, लिविंग थिंग्स को करेंगे। जिस लिविंग थिंग्स में जो पर्टिकुलर रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये नॉन लिविंग या फिर कैसे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, किसकी वजह से कॉज होते हैं, कई बार रोटेशन ऑफ अर्थ और उसके एक्सेस के अंदर चेंज आता है, उसकी वजह से भी ये बायोटिक फैक्टर्स चेंज होते हैं। और ये सारा का सारा जो चेंज होता है ये किसको चेंज करता है, जो एडेप्टेशन है, या फिर कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स जहाँ पर रह रही है उनको भी इफेक्ट करता है ये सब। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना हमें। उसके बाद नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, बायोम। बायोम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, ठीक है, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज बनती है और बहुत सारी कम्युनिटीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, उसको हम बायोम बोलते हैं। क्या कहते हैं, बायोम। अब देखो बायोम अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजस्थान एक मतलब सेमी डेजर्ट है, ठीक है, एरिया है, कहीं पर ग्रास लैंड है। जैसे हिमालय साइड में चले जाओ तो वहाँ बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट है वहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप के जो लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, जैसे वहां पर प्लांट बहुत ज्यादा है, वहां पर एनिमल्स भी बहुत ज्यादा है क्योंकि फॉरेस्ट है वहां पर। लिविंग थिंग्स में अगर ह्यूमंस की बात करें तो वहां पर वो कम है। तो अगर जहां पर देखें जितने ज्यादा लिविंग थिंग्स होगी कहाँ पर होगी, जहाँ एडेप्टेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ देखते हैं हम, तो डेजर्ट एरिया में देखो बायोम्स का हिस्सा बहुत ही कम है, बायोम बहुत ही कम है। बात यहाँ पर इस देखो ये जो बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, इसमें देखते हैं बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश के हिसाब से। और हम अगर बात करें टेम्परेचर की, तो देखो ट्रॉपिकल रीजन, देखो फॉरेस्ट का एरिया सबसे बड़ा है, ग्रास लैंड देखो कितना बड़ा है, बायोम से ज्यादा, बायोम का मतलब लिविंग थिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम लिविंग थिंग्स का बायोम का हिस्सा कहाँ है, देखो डेजर्ट में, मिल गया होगा तुम्हें। और यहाँ का टेम्परेचर भी देखो हाई है। नेक्स्ट, बायोम क्या है, कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट हैव कॉमन characteristic for the environment. They exist in formation of biome depends upon annual variation in intensity and duration of temperature। यानी ये जो बायोम है, यानी ग्रासेस वगैरह हैं, कब ज्यादा होंगे तो रेनी सीजन में ग्रास बहुत जल्दी से डेवलप हो जाएगी। कि तुम्हें पता है तो जो रेनी सीजन के अंदर जो रेन वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होती है, जिस कारण से क्या होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, ग्रोथ बहुत तेज करवाता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो तुम्हें पता हो तो रेनी सीजन के अंदर कोई भी न्यू प्लांट को अगर इम्प्लांट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो एनुअल वेरिएशन की बात करें तो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, तो रेनी सीजन में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, और वहाँ उस समय फेवरेबल भी रहता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए। और अगर जितनी ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी, ग्रास की ग्रोथ होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला हर्बीवोरस उनका भी नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। वो अच्छे से हेल्थ बन हो जाएगी, उनकी अच्छी हेल्थ हो जाएगी, तो उनको ग्रासेस मिल जाएगी ईटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेट, देखो जो हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट
प्रेसिपिटेट होता है, सब में एक जैसी बारिश नहीं होती है। कहीं पर जैसे असम की बात करें, मेघालय की बात करें, जो नॉर्थ एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, हिमालय साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, साउथ में हो रही है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ बहुत ही कम होती है बारिश, प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है। तो जिस हिसाब से जितना ज्यादा अगर प्रेसिपिटेशन होगा, उस हिसाब से वहां पर प्लांट और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके जो रेशियो होगा लिविंग थिंग्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उसके अंदर ये जो वेरिएशन है उस बेसिस पर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब इको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था इकोलॉजी, इकोलॉजी तो एक ब्रांच है, ठीक है ना। और इकोसिस्टम उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है इकोसिस्टम। यानी बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर इकोसिस्टम क्या यूनिट है इकोलॉजी की, जो स्टडी करवाते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम की, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, उसके अंदर आते हैं बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। यानी जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन होंगे, दे आर लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, कोई भी हो, एक पर्टिकुलर एरिया रीजन जिसके अंदर रहने वाले प्लांट प्लस एनिमल, दे, और वो लिविंग थिंग्स हैं, दे आर लिविंग थिंग्स, और दे आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स। यानी एक इसका मतलब ये है कि जो इकोसिस्टम है हमारा, जो इकोसिस्टम है वो क्या है, उसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ बायोटिक, यानी वो बायोटिक और प्लस अबायोटिक का क्या है, सर सर आप दे आर कल क्लास कंसिस्ट ऑफ लोगे क्या? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों के बने होते हैं। कौन बना होता है, हमारा इको सिस्टम, ठीक है। तो सर इकोसिस्टम के अंदर जो अबायोटिक फैक्टर है उसका अदर नेम क्या है, फिजियोकेमिकल कंपोनेंट। सर फिजियोकेमिकल का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि फिजियोकेमिकल का मतलब, अगर फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, तो वो एनवायरनमेंट कहने का मतलब इकोसिस्टम भी वापस डिफरेंट टाइप के होते हैं इकोसिस्टम। देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो सर इकोसिस्टम का मतलब उस पर्टिकुलर जिस जगह आप स्टडी कर रहे हो, जिस जगह पे आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उस एरिया के अंदर वो रीजन कैसा है, वहां पर क्या है, वाटर के अंदर आप स्टडी कर रहे हो, तो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स प्लस प्लांट दोनों होंगे, प्लस वाटर का जो वाटर क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, तो अबायोटिक कंपोनेंट होगा, प्लस वाटर में ऑक्सीजन कितनी डिजोल्व है, वो भी अबायोटिक फैक्टर होगा। तो वो सब किसको किसको अफेक्ट करेगी, जो प्लांट उस वाटर में है, छोटे प्लांट है, प्लस जो फिश वगैरह है, दूसरे जो भी लिविंग थिंग्स हैं जो वाटर में रहने में एडेप्टेबल है, उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम भी होते हैं वापस। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब सर जमीन पर, अर्थ अर्थ पर, जमीन पर, जमीन के हिस्से में रहने वाले एनिमल्स प्लस प्लांट को हम स्टडी करते हैं उसके सराउंडिंग के सर एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है। तो जो अबायोटिक कंपोनेंट है कौन कौन से हैं, देखो टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है और सॉइल है, ठीक है। और उसके बाद में बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या होते हैं वो, लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स में दोनों आ जाते हैं, प्लांट प्लस एनिमल्स दोनों हैं। और प्लांट और एनिमल में देखो, अब पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और कंपिटेटर्स, इनको स्टडी हम नेक्स्ट में करेंगे हम। सर सर हाँ मैंने अभी मैसेज रीड किया, उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। यानी पैथोजन क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, ये तुमने जो लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा, इन टर्म्स के मतलब पता ही होंगे, लेकिन फिर भी इनको हम आगे स्टडी करेंगे। पैथोजन जो होते हैं वो दूसरे लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, हार्मफुल करते हैं, और उनके ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, फूड के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग अब समझ लेते हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में मेन दो कंपोनेंट हो गए, बायोटिक और अबायोटिक हो गए, ठीक है ना। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं, जिनको अब फिजिकल जो भी है मैंने अभी बात की, जैसे सॉइल है, ठीक है, और वाटर का हो गया, लाइट की इंटेंसिटी का हो गया। केमिकल का मतलब जैसे मिनरल्स हैं, वाटर में डिजोल्व मिनरल्स हैं, और बाकी जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, और फूड के कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह हैं, जो भी हैं, दे ऑल आर बायोकेमिकल पोर्शन में आएंगे, दे विल कम इन द बायोकेमिकल पोर्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कंबाइंडली बोल सकते हैं फिजियो केमिकल अबायोटिक कंपोनेंट या फिजियो केमिकल
कंपोनेंट, यानी टर्म्स यूज डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं, मीनिंग उनका एक ही है। जो मेजर, अब बात करें हम बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, इसकी बात करें हम लोग अबायोटिक फैक्टर में, तो अबायोटिक फैक्टर एक मेजर फैक्टर में आता है। मैंने तुम्हें थोड़ी पहले कहा था मेजर फैक्टर कौन कौन से होते हैं अबायोटिक में, वो जैसे हैं टेम्परेचर है, ये भी मेजर फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद वाटर भी है, लाइट की इंटेंसिटी भी मेजर है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर मेजर में है। तो सबसे पहले जो मेजर फैक्टर है वो टेम्परेचर है, उसको हम स्टडी करते हैं। और ये मेजर कैसे हुआ, इसके इसका क्या इफेक्ट होता है लिविंग थिंग्स पर, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। सबसे अगर क्वेश्चंस आएगा, अगर डेफिनेशन में से आया तो व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोलॉजी, ठीक है, और व्हाट इज अबायोटिक फैक्टर्स एक्सप्लेन। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। या फिर अच्छा था व्हाट इज द बायोटिक फैक्टर, ठीक है ना, या बायोटिक कंपोनेंट्स। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है हाउ द अबायोटिक कंपोनेंट इफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। हम इन क्वेश्चंस का आंसर भी आगे डिस्कशन करेंगे, एक बार ये हो जाए चैप्टर। तो नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर है। अब एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड वेरीज सीजनली। एवरेज टेम्परेचर का मतलब बात करें हम लोग तो सीजन के हिसाब से टेम्परेचर एवरेज के अंदर डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग होता है। हम लोग अगर हमारे राजस्थान की बात करें तो अप और डाउन होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है। अगर हम विंटर में चले 0 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, कब बात करें समर में करें तो 40 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है राजस्थान के अंदर। और अगर हम लोग मुंबई की तरफ जाए तो उधर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता टेम्परेचर के अंदर, ठीक है ना। मतलब एवरेज टेम्परेचर कह सकते हैं हम लोग कि कम चेंज आता है, एवरेज टेम्परेचर के डिफरेंस कम होता है एवरेज में। लेकिन अगर हम लोग डेजर्ट में आ जाए तो बहुत ज्यादा चेंज आता है, 0 डिग्री से लगाकर विंटर में 0 डिग्री चला गया और समर के अंदर चला गया 40 50 के आसपास चला जाता है, इतना डिफरेंस हो जाता है दोनों में टेम्परेचर के अंदर। तो ये अगर हम एवरेज की बात करें तो लैंड के हिसाब से बहुत जगह सीजन के हिसाब से भी जो टेम्परेचर रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उस एरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अडेप्टेबल होते हैं। इट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन टॉप। अब कहने का मतलब है कि ये कम होता जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। तो हम मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर आप पोल के साउथ नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे इक्वेटर से तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इक्वेटर के आसपास वालों का जो एरिया होता है उसका टेम्परेचर हाई ही होता है। इट रेंजेज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड टू द बिलो 50 डिग्री सेल्सियस इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द समर। मैंने अभी कहा था कि जो 50 डिग्री तक अप टू 50 डिग्री हो सकता है ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। समर का समर रीजन मतलब अभी जो स्टार्ट हो रहा है समर ही चल रहा है अभी। समर सीजन के अंदर डेजर्ट में 50 डिग्री तक हो सकता है सेल्सियस और उससे कम चलता है, ठीक है। तो ये होता कहाँ है, डेजर्ट एरिया में ही होता है। यूरोथर्मल, यूरिथर्मल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना।